कहते हैं कि दिल्ली दिलबरों की है, दिलजुलों की है। कहते तो ये भी है कि दिल्ली दिलफ्रेबों की भी है, और लकी यानी कि लक्ष्मण लाल अग्रवाल में ये सारे गुण मौजूद थे। लोग उसकी शक्ल को देखकर ही कह देते थे कि दिल्ली से हो क्या। लकी वैसे दिखने में स्मार्ट और अट्रैक्टिव था, पर जेब से खस्ता हाल होने की वजह से रहता सिंपल तरीके से था। शर्ट का रंग उड़ा हुआ और पैंट से पैंट जुड़ा हुआ। कहने को तो उसकी उम्र के लकड़े दिल्ली की सड़कों पर रात को मोटरबाइक दौड़ाते थे, लेकिन लकी उर्फ लक्ष्मण लाल अग्रवाल सिर्फ कमरे से कॉलेज में पढ़ाई और गर्लफ्रेंड डिंपल के साथ थोड़ा वक्त बिताना, फिर कॉलेज से दुकान से जब होम डिलीवरी आए तो वहां और फिर घर चला जाता था। हाँ, कभी कभी जब वो किसी लड़के को खाली सड़क पर मोटरबाइक दंदनाते हुए देखता तो कहता, एक दिन अपना टाइम आएगा जब मैं चश्मा लगाकर बैठूंगा और मेरे पीछे डिंपल को बैठाऊंगा। देखना, जब वो मेरी कमर में अपना हाथ कसेगी और मैं तेजी से मोटरसाइकिल को इंडिया गेट के आसपास दौड़ाऊंगा, तो सारे दिल्ली का दिल हम दोनों को देखकर जल जाएगा। दुकान में रखा हुआ बरनोल भी काम नहीं आएगा, लकी ने कहा और अपने हाथ में बरनोल की क्रीम को दबा दिया। जैसे ही उसने क्रीम को दबाया, उसका ढक्कन खुल गया और उसमें से सारी क्रीम बाहर आ गई। अबे गधे, क्या कर रहा है? वो कोई स्पंज की गेंद है क्या जो उसे दबा रहा है? दुकान के मालिक ने उसे फटकारते हुए कहा और उसके माथे में एक चपत लगा दी। सॉरी सर जी, सॉरी, लकी ने अपना सिर बचाते हुए कहा। वो करोल बाग में स्थित एक छोटी सी मेडिकल स्टोर पर काम करता था। उसकी दुकान का नाम था चमन मेडिकल स्टोर और उसके ओनर का नाम था चमन लाल। लकी पिछले 5 सालों से इन्हीं की दुकान पर काम कर रहा था। यहाँ इस छोटी शॉप पर काम करना उसकी मजबूरी थी। लाइफ में कंगाली की वजह से उसे कॉलेज में पढ़ाई पूरी करने के लिए पार्ट टाइम जॉब करना जरूरी था। उसने कई अच्छी जगह अच्छी तनख्वाह की नौकरी ढूंढी, पर नहीं मिली और वो इस मेडिकल पर ही अटक कर रह गया। गधे, अब इसके पैसे कौन तेरा बाप भरेगा? कटेगा, इसका पैसा भी तेरी तनख्वाह से कटेगा और MRP से डबल कटेगा, चमन ने अपने दांतों को किचमिचाते हुए कहा। गुस्से की वजह से उसकी नाक फूल गई थी और लकी की सांसें। उसने घबराते हुए ओनर से पूछा, MRP से डबल क्यों सर जी? ताकि अगली बार से ऐसी कोई हरकत करने से पहले तू डबल बार सोचे, चमन ने कहा और उसके हाथ से ट्यूब छीन ली। उसका जी तो चाह रहा था कि वो लकी की खोपड़ी पर और एक बार अपना हाथ साफ कर ले, लेकिन उससे पहले ही दुकान का फोन बजने लगा। फोन की घंटी बजते ही लकी को वहां से निकलने का मौका मिल गया और वो भागते हुए फोन उठाने के लिए चला गया। हेलो जी, करोल बाग के बेस्ट मेडिकल चमन मेडिकल से बोल रहा हूँ। बताए क्या काम था? ये लकी की पेटेंट लाइन थी, चाहे कहीं से भी फोन आए, लेकिन उसे फोन पर बस यही बोलना था। जैसे ही इधर से लकी ने अपनी बात कही, उधर से उसे जवाब आया। मैं ब्लूमिन नाइट्स होटल के कमरा नंबर 303 से बात कर रहा हूँ। एक छोटा सा ऑर्डर है, नोट करो और जल्दी से होटल पर डिलीवर करवा दो। वो एक लड़के की आवाज थी। उसकी आवाज में काफी भारीपन और एक अजीब सी जल्दबाजी थी। जैसे ही लकी ने वो आवाज सुनी, पता नहीं क्यों, लेकिन उसे वो आवाज जानी पहचानी सी लगी। जी बताइए सर, आपका क्या ऑर्डर है? हाँ तो लिखो, हॉट प्ले के 2 पैकेट और 1 पैकेट टिश्यू। लकी, जो कि अपना पेन लेकर तैयार खड़ा था, सेफ्ले का नाम सुनते ही झिझक गया था। असल में हॉटप्ले नाम का एक कॉन्डोम आता था और इसलिए उसका नाम सुनते ही लकी शर्मा गया था। इतने साल से भी मेडिकल की दुकान पर काम करने के बाद भी उसे इन चीजों का नाम सुनने में शर्म आती थी। हेलो भाई, लिखा कि नहीं लिखा? उस आदमी ने फिर से लकी से पूछा। जी सर, लिख लिया सर, लकी ने खिसियाकर हंसते हुए कहा। लिख लिया तो फिर लेकर निकल, उस लड़के ने कहा। उसकी आवाज सुनकर ही ना जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि वो कोई बहुत बड़ा आदमी था। जी सर, लेकिन बाहर तो बारिश हो रही है, लकी ने कहा। उसने देखा कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। उनकी दुकान के सामने पानी भर गया था और तेज हवाओं की वजह से चमन मेडिकल स्टोर का बोर्ड भी गिर गया था। लकी को लग रहा था कि वो इतनी तेज बारिश में अभी एकदम से तो वो नहीं निकल पाएगा। तो उसने उस लड़के को समझते हुए कहा, सर मैं आपका ऑर्डर ले तो आऊंगा, पर थोड़ा टाइम लगेगा, बारिश थोड़ी थम जाए। आप इससे पहले वो कुछ आगे बोल पाता, फोन पर लड़का बोल पड़ा। तुम्हारे मालिक को पता है कि तुम मल्होत्रा जी के लड़के को मना कर रहे हो? बहस मत करो। हाँ पता है बारिश हो रही है।
इसलिए सारा सामान अच्छे से थैली में पैक करके लाना, और लेट नहीं होना चाहिए, समझे, उस लड़के ने कहा। और इससे पहले कि लकी आगे कुछ कह पाता, उसने फोन काट दिया था। उधर से लकी के दुकान का ओनर उसे घूर कर देखे जा रहा था। लकी के हाथ में पेन और पेपर देखकर ही वो समझ गया था कि उसके पास कोई ऑर्डर आया था। आज वैसे भी इतनी बरसात होने की वजह से सुबह से इक्का दुक्का ग्राहक ही दुकान पर आए थे। ऐसे में उसकी दुकान का मालिक एक भी ऑर्डर को छोड़ना नहीं चाहता था। वो लकी को देख रहा था और लकी बारिश की ओर देख रहा था। बारिश का बहाना नहीं चलेगा, जाना पड़ेगा, चमन लाल ने कहा। मैं बहाना नहीं कर रहा, थोड़ी बारिश धीमी हो जाए तो मैं चला जाऊंगा। अभी आप खुद ही देखिए कितनी तेज बारिश है। वो पता नहीं कोई मिस्टर मल्होत्रा का बेटा कुछ ज्यादा ही जल्दी में था। सर जी, मैं साइकिल से तो पहुंच ही नहीं पाऊंगा इतनी जल्दी, लकी ने उनकी ओर देखते हुए कहा। क्या कहा? मिस्टर मल्होत्रा का बेटा, तू मेरी दुकान बंद करवाएगा क्या? अभी के अभी निकल उनका ऑर्डर लेके, वो हमारे बहुत पुराने कस्टमर हैं, चमन ने कहा। पर लकी ने कहा ही था कि चमन बोला, पर वर कुछ नहीं, तू मेरी मोटरसाइकिल ले जा, उन्होंने गुस्से में कहा। अरे सर जी, 200 के ऑर्डर में मुश्किल से 40 रुपए बचेंगे, इससे 3 गुना का तो पेट्रोल ही लग जाएगा, और अगर गाड़ी रास्ते में बंद हो गई तो और खर्चा, लकी ने समझाते हुए कहा। वो जानता था कि उसका मालिक इन सब बातों पर ध्यान नहीं देने वाला था। चमन लाल बोला, कोई बात नहीं, तू जा, चाहे जो हो जाए, ग्राहक नाराज नहीं होना चाहिए, और वो तो मल्होत्रा जी का बेटा है। चमन लाल ने मोटरसाइकिल की चाबी लकी की ओर उछालते हुए कहा। लकी ने चाबी ली। उसे देखकर उसके अंदर मिक्स फीलिंग्स आई। एक तो वो खुश हुआ कि बड़े दिनों बाद बाइक चलाने मिलेगी, पर वहीं दूसरी तरफ दुखी इसलिए हुआ कि बाइक मिली भी तो ऐसी तेज बारिश में, अगर खराब हो गई तो इसकी चपत भी उसके सर ही पड़ेगी। वो मुंह लटकाकर रेनकोट और हेलमेट पहनते हुए वहां से निकल गया। बाहर आके बाइक को देख के लकी ने मन में सोचा, चलो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, कम से कम बाइक चलाने मिल रही है। दरअसल लकी इतने साल काम करने के बाद भी अपने लिए एक मोटरसाइकिल भी नहीं खरीद पाया था। लकी की तनख्वाह ही इतनी भर थी कि सिर्फ उसके कमरे का किराया, उसकी साइकिल में डालने वाली हवा का खर्चा, बिजली पानी का बिल और डिम्पल के साथ महीने में 1-2 बार बाहर खाने का खर्चा ही निकल पाता था। उसे डिम्पल की कही बात अक्सर याद आती थी। लकी, अगर अगले 2 महीने में बाइक नहीं खरीदी ना तो मैं तेरे से ब्रेकअप कर लूंगी, देखना। असल में डिम्पल को लकी के साथ बाइक पर घूमने की बड़ी तमन्ना थी। लकी की इस उजाड़ जिंदगी में वही तो एक थी जिसके लिए जिंदा रहने को उसका जी चाहता था। जब भी वो उससे बाइक की बात करती तो लकी डिम्पल की इस बात को हंसकर टाल देता था। वो अपने मन में इस बात को अच्छे से जानता था कि डिम्पल उससे बहुत प्यार करती थी और वो उसे कभी छोड़कर नहीं जा सकती थी। वो दोनों एक दूसरे में ऐसे घुले मिले थे जैसे बादल में बरसात घुल जाती थी। लकी को डिम्पल बहुत पसंद थी और वो उसके लिए दुनिया जहां की खुशियां खरीद कर ला देना चाहता था। वो चाहता था कि एक दिन वो डिम्पल को प्लेन में बैठाए, लेकिन उसके ये सब ख्वाब इस कम तनख्वाह की नौकरी की वजह से तो कभी पूरे नहीं होने वाले थे। पर आज उसके पास मौका था। वो डिम्पल को अपने साथ इस बारिश में राजपथ घुमाना चाहता था। वो उसे दिल्ली दिखाना चाहता था। चमन लाल को देने के लिए उसने पहले से बहाना सोच रखा था। बस जल्दी से वो ये डिलीवरी देकर सीधे डिम्पल के पीजी पर ही जाने वाला था। उसने होटल ब्लूमिन नाइट्स के बाहर मोटरबाइक पार्क की और सीधा होटल के अंदर चला गया। लकी ने रिसेप्शन पर पहुंचकर नमस्ते करते हुए रिसेप्शनिस्ट को बोला, जी मैं चमन मेडिकल स्टोर से आया हूँ, रूम नंबर 303 का ऑर्डर था। रिसेप्शन पर खड़ा आदमी उसके हाथ में काली थैली को देखकर ही समझ गया था कि उसमें क्या था और वो मंद मंद मुस्कुराते हुए बोला, 3rd फ्लोर पर है, लिफ्ट से चले जाओ, रेनकोट यहीं उतार देना, जैसा उस आदमी ने कहा। लकी ने वैसा ही किया और लिफ्ट में चढ़ने के कुछ ही देर के बाद वो तीसरे माले पर पहुंच गया था। वो रूम नंबर 303 के बाहर पहुंचा और उसने डोरबेल बजाई। जैसे ही दरवाजा खुला, लकी ने थैली आगे बढ़ाते हुए कहा, नमस्ते, मैं चमन मेडिकल स्टोर से लकी, ये आपका। इससे पहले कि लकी आगे कुछ कह पाता, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसने अपने सामने जो देखा, उसके बाद उसे ऐसा लगा कि बंद छत के नीचे भी उसके ऊपर आसमान से आकर एक जोरदार बिजली गिर गई थी। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड डिम्पल ही थी। उसने एक पर्पल कलर का नाइट गाउन पहना हुआ था।
उसके काले घने बाल गीले थे और उसने उन्हें अपने कंधों पर फैला रखा था। उसकी खुशबू से ही ये चीज साफ पता चल रही थी कि वो अभी अभी नहाकर आई थी। डिम्पल तुम यहाँ क्या कर रही हो? लकी को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने 2 बार अपनी पलकें झपका कर देखा, लेकिन दोनों बार उसे अपने सामने डिम्पल ही नजर आई। तुम यहाँ क्या मेरा पीछा करते हुए आए हो? डिम्पल ने उल्टा उसी के ऊपर पलटवार करते हुए कहा। लकी को देखकर उसके दिल की धड़कन भी तेज हो गई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि लकी यहाँ आ जाएगा। उसने ना तो सुबह से उसे फोन किया था और ना ही उसके मैसेज का कोई जवाब दिया था। वो अपने मन में सोचकर बैठी थी कि वो अगले दिन खुद ही उससे मिलकर बोल देगी कि उसकी तबीयत खराब थी। डिम्पल बेबी क्या हो गया? किससे बात कर रही हो? अचानक से एक गबरू जवान सा लड़का दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया था। उसने बनियान और चड्ढा पहना हुआ था। लकी उसे पहचान गया था। साले राहुल के बच्चे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी डिम्पल को हाथ लगाने की? लकी ने जैसे ही राहुल को देखा, उसके तन बदन में मानो आग लग गई थी। वो उसे इस वक्त इतना बुरा मारना चाहता था, इतना बुरा पीटना चाहता था जिसकी कोई हद नहीं थी। लकी जिस कॉलेज में पढ़ता था, राहुल और डिम्पल भी उसी में पढ़ते थे, और वो कॉलेज राहुल के फादर का ही था। डिम्पल ने राहुल के पिता की एक कंपनी में जॉब पकड़ ली थी और राहुल उस पर बहुत लाइन मारता था। लकी ने 1-2 बार डिम्पल को उससे दूर रहने के लिए भी कहा था, लेकिन डिम्पल ने उसे ये कहकर टाल दिया था कि वो सिर्फ अच्छे दोस्त थे। आज भी इससे पहले कि वो आगे बढ़ता, डिम्पल उन दोनों के बीच में आ गई थी। रुक जाओ, डिम्पल ने गुस्से में कहा और लकी के सीने पर हाथ रखकर उसे रोक दिया। लकी लंबी सांसें ले रहा था और कुछ ही सांसों के बाद उसका गुस्सा शांत हो गया था। अब डिम्पल के पास भी छुपाने के लिए कुछ नहीं रह गया था, इसलिए उसने लकी से कहा, लकी, आज से तुम्हारा मेरा ब्रेकअप। लकी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। उसकी आंखें नम हो गईं। लकी को उसकी बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने डिम्पल की ओर देखा और बोला, डिम्पल, हम पिछले 1 साल से एक दूसरे के साथ हैं और तुम हो कि मुझसे ब्रेकअप करना चाहती हो। अरे मैं तो तुम्हारे लिए नई बाइक भी लेने वाला था। चल रहने दे, आज ही याद आ रही है तुमको बाइक की। अरे तेरे पास मुझे बाहर घुमाने के, खिलाने पिलाने के पैसे तो है नहीं, तू कहाँ से लेगा बाइक? और अगर ले भी लेगा तो उसमें पेट्रोल कहाँ से डलवाएगा? तेरी 8,000 रुपए महीने की नौकरी से ये सब नहीं होने वाला है, समझे? लोग हंसते हैं मेरे ऊपर जब मैं सरोजनी में तेरे साथ घूमती हूँ। मैं ऐसी लाइफ नहीं जीना चाहती लकी। मैं तेरी तरह गरीब नहीं रहना चाहती। तूने मुझे फंसाया था, उल्लू बनाया तूने मुझे, इसलिए मैंने राहुल से मैच अप कर लिया है। आज से यही है मेरा बॉयफ्रेंड। डिम्पल ने गुस्से में कहा। अच्छा, तो बेबी यही है तुम्हारा वो बेकार सा एक्स बॉयफ्रेंड? राहुल ने पूछा और डिम्पल के बगल में आकर खड़ा हो गया। फिर उसने लकी के हाथ से थैली उठाई और उसमें से हॉट प्ले का पैकेट निकालकर उसे चिढ़ाने के लिए उसे हवा में लहराने लगा। बाप रे, इससे बदकिस्मत इंसान इस दुनिया में और कौन होगा? राहुल ने उसकी टांग खींचते हुए कहा। लकी के पास उसकी बात का कोई जवाब नहीं था। उसने गुस्से से डिम्पल को देखा और अपनी हाथों की मुट्ठी भींच ली, फिर वहां से निकल गया। अबे पैसे तो ले जा, सब कुछ फ्री ही दे जाएगा क्या? राहुल ने जोर से ठहाका लगाते हुए कहा, लेकिन लकी बिना उसकी बात सुनते हुए ही निकल गया। उसके दिमाग में डिम्पल के कहे शब्द गूंज रहे थे। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि डिम्पल उसके साथ ऐसा भी कुछ कर सकती थी। जिस इंसान के लिए वो इतना कुछ करना चाह रहा था, उसे उसकी कोई कदर ही नहीं थी। लकी इतना हताश हो गया था कि बुरी तरह से रोने लगा था। इस बार वो लिफ्ट से नहीं बल्कि सीढ़ियों से नीचे उतरा और एक एक सीढ़ी उतरने के साथ उसके आंसू आंखों से छलकते जा रहे थे। जब उसकी आवाज सुनकर कुछ लोग अपने कमरे से बाहर आए, तो लकी ने तुरंत अपने आंसू पोंछे और तेजी वहां से भाग गया। उससे जिंदगी में पहली बार प्यार हुआ था और पैसों की कमी की वजह से न सिर्फ उसका प्यार बल्कि उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। जैसे ही लकी बाहर आया तो उसने देखा कि बाहर अंधेरा हो गया था। आसमान में तेज बिजली कड़की और बारिश जो थोड़ी थमी थी एकाएक फिर झमाझम बरसने लगी। ये देख लकी के थमे हुए आंसू एक बार फिर छलक गए। उसका दिल बुरी तरह टूट चुका था, लेकिन उसे इस बात की खुशी भी हो रही थी। आखिर आज उसे डिम्पल का असली चेहरा नजर आ गया था। वो तो उसके साथ घर बसाने की सोच रहा था, लेकिन अच्छा हुआ कि उसने पहले ही उसका घर बर्बाद होने से बचा लिया।
लकी को दुख तो बहुत हो रहा था, पर उसे ये भी लग रहा था कि आगे चलकर यही दुख उसे खुशी देने वाला था। लेकिन और एक चीज थी जो लकी को परेशान कर रही थी। वो थी उसकी माली हालत। उसकी जेब इतनी तंग थी कि उसे फटी हुई जेब की पेंट पहनकर घूमना पड़ता था। कभी कभी तो लकी सिर्फ रोटी खाकर दिन काट देता था। वो कब से कोशिश कर रहा था कि कोई अच्छा काम पकड़ सके, लेकिन उसे कहीं कोई काम देने को राजी नहीं था। उसने टूटे हुए दिल को दिलासा देते हुए मन में सोचा कि डिंपल पर होने वाले खर्चे बच जाने से शायद उसके हालात कुछ सुधर जाएंगे, पर फिर भी वो रातों रात रईस नहीं हो जाने वाला था। उसने ऊपर आसमान की ओर देखा और जोर से चिल्लाया, अगर इतना ही अनलकी बनाना था तो फिर नाम लकी क्यों रखा भगवान। वो जितनी जोर से चिल्ला सकता था उतनी जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज से आसपास खड़े लोग एक बार को डर गए थे। लकी ऊपर ही देख रहा था और उसके आंसू बारिश के पानी के साथ मिल गए थे। जैसे ही वो फूटकर रोने को था तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। जैसे ही लकी ने अपना फोन निकालकर उस मैसेज को पढ़ना शुरू किया, उसकी तो आंखें चमक गईं। अचानक से उसके आंसू हंसी में बदल गए और वो जोर जोर से वही सड़क पर नाचने लगा था। उस मैसेज में लिखा था, परिवार की रिसर्च और परिवार के निर्णय के हिसाब से अग्रवाल परिवार का वारिस लक्ष्मण लाल अग्रवाल उर्फ लकी ने गरीबी अभ्यास की परीक्षा को पास कर लिया है और आज से ही वो उस जमीन और उस जायदाद का मालिक हो जाएगा जो परिवार ने उसके नाम कर रखी थी। टू लकी का बैंक अकाउंट। उस मैसेज को पढ़ने के बाद भर बरसात में भी उसका चेहरा सूरज की तरह खिल उठा था। लकी ने इस मैसेज को पढ़कर खत्म किया ही था कि उसके फोन पर बारिश की बूंदें जमा होने लगी थी। लकी ने थोड़ी देर की खुशी मनाने के बाद याद किया कि वो सच में गरीब नहीं था। असल में उसके परिवार ने उसे एक परीक्षा में डाल दिया था जिसका नाम था गरीबी अभ्यास परीक्षा। इस परीक्षा के तहत लकी को अग्रवाल खानदान में उसके नाम की जमीन और जायदाद पर तब तक हक नहीं मिलने वाला था जब तक कि वो इस परीक्षा को पास नहीं कर लेता। अचानक से उसे याद आया कि वो गरीब नहीं था बल्कि गरीब होने की परीक्षा दे रहा था। हालांकि परीक्षा देते देते उसे 8 साल हो गए थे, इसलिए उसे ऐसा एहसास हो रहा था कि वो कभी परीक्षा को पास नहीं कर पाएगा और हमेशा हमेशा के लिए गरीब ही रह जाएगा। अच्छा हुआ चली गई, अब मिलना कभी। लकी ने होटल की तीसरी मंजिल की ओर देखा और पानी के अंदर ही अपना पैर पटक दिया। वो डिंपल को कोस रहा था। उसने अपनी मोटरसाइकिल उठाई और फिर से चमन मेडिक स्टोर जाने के लिए मुड़ने लगा। अगले दिन जब लकी की आंख खुली तो वो सीधा उठा और तैयार हो शहर के सबसे बड़े बैंक न्यू सिटी बैंक पहुंचा। न्यू सिटी बैंक न सिर्फ शहर का सबसे बड़ा बैंक था बल्कि वो सबसे अमीर बैंक भी था। वहां पर शहर के सबसे अमीर लोगों के ही पैसे जमा किए जाते थे। लकी वहां पैसे को निकलवाने के लिए जा रहा था। न्यू सिटी बैंक साउथ दिल्ली में बसा हुआ था और उसके दरवाजे के बाहर महंगी से महंगी गाड़ी खड़ी हुई थी। भाई अब इसमें से कौन सी गाड़ी लेगा, लकी ने मन ही मन सोचा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कल तक वो एक मोटरसाइकिल तक नहीं खरीद पा रहा था और आज वो एक कार और वो भी इतनी महंगी कार खरीदने की सोच रहा था। फिर उसने अपनी नजर गाड़ी पर से हटाई और बैंक के अंदर जाने लगा। उसने देखा कि बाहर बहुत भीड़ थी और महंगे से महंगे कपड़े पहने हुए लोग बैंक के अंदर जा रहे थे। कहाँ दवाओं की बदबू और कहाँ ये खुशबू। उसने एक बहुत ही गहरी सांस के अंदर ज्यादा से ज्यादा खुशबू को समेटने की कोशिश करते हुए अपने मन में सोचा, लेकिन अगले ही पल उसके मन में संकोच पैदा हो गया था। रातों रात लकी की किस्मत तो बदल गई थी, लेकिन रातों रात वो अपने कपड़े नहीं बदल पाया था। इतने बड़े बैंक में वो वही कपड़े पहनकर आ गया था जो वो अक्सर अपने काम पर पहनकर जाता था। पैसे लेते ही सबसे पहले नए कपड़े खरीदने हैं, लकी ने अपने आप से कहा और फिर बैंक के अंदर दाखिल होने लगा। जैसे ही उसने दरवाजे को धक्का दिया, उसे आवाज आई, आउच। लकी थोड़ा सा हड़बड़ी में दिखाई दे रहा था और इस जल्दबाजी के चक्कर में वो एक लंबे बाल वाली लड़की से जा टकराया था जो कि उसके बगल में ही चल रही थी। माफ करना, मैं आपको देख नहीं पाया, लकी ने तुरंत उससे हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहा। उस लड़की ने इतने अच्छे कपड़े पहन रखे थे कि उसे देखकर ही लग रहा था कि वो किसी अमीर घराने की लड़की थी। इसलिए सॉरी बोलते वक्त ना चाहते हुए भी लकी के हाथ उसके सामने जुड़ गए थे। लेकिन जब उस लड़की ने लकी के कपड़ों और उसके हुलिये को देखा तो उसने अपनी नाक बोल सिकोड़ ली। वो लगभग हर रोज इस बैंक में आया और जाया करती थी, लेकिन उसने आज तक इस बैंक के अंदर लकी जैसे फटीचे आदमी को घुसते हुए नहीं देखा था। उसके बालों में से आंवले के तेल की गंध आ रही थी।
उसने गुस्से भरी नजरों से लकी को देखा और बोली, क्यों नहीं देख पाए? मैं क्या ट्रांसपेरेंट हूँ? तुम्हें इतनी बड़ी लड़की दिखाई नहीं देती? इससे पहले की बात आगे बढ़ती, उस लड़की ने देखा कि इस बैंक की मैनेजर यास्मीन पटेल उन दोनों की ओर बढ़ी चली आ रही थी। उसने भी लकी को देखकर वैसी ही शक्ल बनाई थी जैसी शक्ल उस लंबी लड़की ने बनाई थी। आई एम सो सॉरी मिस, आपको कहीं लगी तो नहीं? यास्मीन ने उस लड़की से पूछा और फिर घिन भरी नजरों से लकी की ओर देखने लगी। लकी तमतमाती आंखों से उन दोनों को देखे जा रहा था। वो जानता था कि उसने इतनी जोर से भी दरवाजा नहीं खोला था कि उसे चोट लग जाएगी, लेकिन असल में उसे यह नहीं मालूम था कि वो लोग उसे नहीं बल्कि उसके कपड़ों को देख रहे थे। यास्मीन ने लकी को ऊपर से नीचे तक देखा और ना जाने क्यों उसके मन में शक पैदा हो गया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप यहाँ पर किस काम से आए हैं? यास्मीन ने बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाते हुए कहा। वो उसका हुलिया देखते ही समझ गई थी कि वो यहाँ का कस्टमर नहीं था। लकी ने अपने आप को संभाला और कहा, हाँ मैं वो अपना पैसा निकालने के लिए आया था। पैसा निकालने के लिए आए हो? यास्मीन ने लकी की ही बात को दोहराते हुए कहा। वैसे तो वो लकी की बात पर जोर से हंसना चाहती थी, लेकिन उसने अपने आप को थोड़ा सा काबू में कर लिया था। लकी की बात सुनकर उसे लग रहा था कि वो कोई पागल था जो यहाँ जबरदस्ती घुसा चला आया था। हाँ तो क्या आपके पास कार्ड है? यास्मीन ने उससे आगे पूछा। न्यू सिटी बैंक का कार्ड हासिल करना एक बहुत ही मुश्किल काम था। अगर किसी को भी उस बैंक का कार्ड लेना था तो सबसे पहले उस आदमी को अपने खाते में 5 लाख रुपए पहले से जमा करवा कर रखने पड़ते थे, तब जाकर उसे कहीं कार्ड मिलता था। लेकिन लकी तो पहली ही बार यहाँ आ रहा था, इसलिए उसके पास कार्ड होने की कोई संभावना नहीं थी। लकी जब यास्मीन के सवाल का जवाब नहीं दे पाया तो यास्मीन ने फिर से उससे पूछा, मैं पूछ रही हूँ क्या आपके पास कार्ड है? वो समझ गई थी कि लकी पागल ही था जो कहीं से भागकर सीधा उनके बैंक में आ गया था। नहीं, लकी ने उसके सवाल का जवाब दिया और वो फिर से इधर उधर देखने लगा। जैसे ही उस लंबे बालों लड़की ने लकी का जवाब सुना तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। यास्मीन को तो सिर्फ लग रहा था कि वो पागल है, लेकिन वो लड़की तो अपने मन में मान ही चुकी थी ये लड़का कोई पागल है जो कहीं झोपड़पट्टी से यहाँ आ गया है। इससे पहले कि आगे कोई कुछ कह पाता, उस लंबे बालों वाली लड़की के पिता वहां आए और बोले, चलो बेटी। उनके हाथ में कुछ कागजात थे। लकी ने देखा कि उन्होंने महंगा सा सूट पहन रखा था। उस लड़की ने यास्मीन के दोनों हाथों को पकड़ा और बोली, यास्मीन देखो, अगर इस तरह के सड़कछाप लोग तुम्हारे बैंक में ऐसे ही घुसे चले आने लगे और बाकी के कस्टमर्स को परेशान करने लगे तो इससे तुम्हारे बैंक की इमेज और उसके शेयर को काफी नुकसान होगा। एक मैनेजर होने के नाते तुम्हें इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आगे मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, उस लड़की ने कहा और अपने पिता के साथ बैंक से बाहर निकल गई। अपना ध्यान रखना कोयल मैडम, मैनेजर ने उसे उसकी गाड़ी तक छोड़ने के लिए आते हुए कहा। आज तो वो बाल बाल बच गई थी। कोयल और उसके पिता इस बैंक के सबसे पुराने और सबसे वफादार कस्टमर थे। अगर आज यास्मीन उन्हें नाराज कर देती और वो उसके बैंक से अपना खाता बंद करवा देते तो शायद यास्मीन की नौकरी जा सकती थी, और यह सब हो रहा था उस पागल लकी की वजह से। इसे जल्द से जल्द यहाँ से भगाना पड़ेगा, यास्मीन ने अपने आप से कहा और फिर से बैंक के अंदर आने लगी। यास्मीन उसे अपने बैंक से बाहर निकालने के तरीके के बारे में सोच तो रही थी, मगर जैसे ही वो बैंक में दाखिल हुई उसने देखा कि लकी वहां था ही नहीं। अरे अब ये कहाँ चला गया? उसने अपने आप से पूछा। वो इधर उधर देखने लगी, लेकिन लकी वहां भी नहीं था। यास्मीन को अच्छे से पता था कि वो उसके सामने तो बाहर भी नहीं निकला था, इसका मतलब वो था तो बैंक के अंदर ही, लेकिन यास्मीन उसे ढूंढ नहीं पा रही थी। कुछ देर तक बैंक के सारे कोनों को देख लेने के बाद यास्मीन को लगा कि शायद लकी यहाँ बहुत ही असहज महसूस कर रहा होगा, और जब वो कोयल को दरवाजे पर छोड़ने के लिए आई थी तब उसके पीछे पीछे वो भी निकल गया होगा। चलो, जान बची, यास्मीन ने अपने आप से कहा और आपे केबिन में आकर बैठ गई। जैसे ही उसने आज के दिन की पहली फाइल उठाई थी, उसे किसी की एक झलक दिखी। ये और कोई नहीं बल्कि लकी ही था। अरे ये कहाँ छुपा हुआ था? यास्मीन ने अपने आप से कहा और तुरंत फाइल को टेबल पर रखकर वो ऑफिस से बाहर आ गई। उसने देखा कि लकी बैंक के वीआईपी लॉन्ज के बाहर खड़ा था और उसके खंभे की आड़ की वजह से वो यास्मीन की नजर से बाहर हो गया था। अब यास्मीन को वो मिल तो गया था, लेकिन उसके लिए उससे भी बड़ी एक और मुसीबत खड़ी हो गई थी।
लकी जिस कमरे के बाहर अभी खड़ा था, उस कमरे के अंदर शहर के सभी रईस लोगों का उठना बैठना था। बैंक के सिलसिले में या किसी और काम के सिलसिले में वो सभी लोग यहीं आकर बात किया करते थे। उस कमरे के अंदर जो लोग बैठे थे, उन सबके करोड़ों रुपए इस वक्त बैंक में रखे हुए थे। अब अगर ऐसे में लकी वहां घुस जाता तो वो सब लोग मिलकर यास्मीन की गर्दन पर चढ़ जाते। रुको, जहां हो वहीं खड़े रहो, यास्मीन जोर से और साथ ही गुस्से से चिल्लाई। बाकी के लोग जो वहां खड़े थे वो यास्मीन की यह चीख सुनकर डर गए थे। कुछ लोगों को उसके इतने जोर से आवाज करने की वजह से गुस्सा भी आ गया था और यास्मीन सबसे मुस्कुराते हुए माफी मांगकर आगे बढ़ती जा रही थी। वो लकी को किसी भी तरह से उस कमरे में जाने से रोकना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही वो उस कमरे के अंदर दाखिल हो चुका था। अरे यार, यह आदमी है या गधा, यास्मीन ने अपना ही सिर पीटते हुए कहा और वो भी उस कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। उसने उस कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो अंदर से लॉक हो गया था। बाप रे, ये कैसा आदमी है, बिना परमिशन के अंदर घुसा तो घुसा, लेकिन दरवाजा भी अंदर से बंद कर लिया। अब यास्मीन की सांस फूलती जा रही थी। उसे बहुत डर लग रहा था। उसका जी यह सोचकर ही घबराए जा रहा था कि ना जाने अंदर लकी और उस रिलेशन मैनेजर के बीच में क्या हो रहा होगा। इधर जैसे ही लकी कमरे में दाखिल हुआ, वहां का कस्टमर रिलेशन मैनेजर जो कि सोफे पर फैला हुआ था, वो उसे देखते ही अचानक सीधा बैठ गया था। हेलो सर, कैसे हैं आप? उसके मुंह से बिना लकी को देखे यही शब्द निकले। उसे याद था कि इस कमरे में कुछ खास लोग ही आते थे और जो भी आते थे, यास्मीन उनके आने की खबर उसे पहले ही दे देती थी। लेकिन इस वक्त जो आदमी उसके सामने खड़ा था, उसे देखते ही वो भी अपनी जगह पर जम गया था। ना तो वो कहीं से भी वीआईपी लग रहा था और ना ही वो उसका कोई रिश्तेदार था। कौन हो भाई, क्या चाहिए तुम्हें? उस मैनेजर ने उस 20 साल के जवान लड़के को देखते हुए कहा। मैं यहाँ अपना पैसा लेने के लिए आया हूँ, लकी ने सीधा मुद्दे की बात को मैनेजर के सामने रखते हुए कहा। तुम्हारे पास हमारा सुप्रीम कार्ड है? मैनेजर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा। नहीं, लकी ने कहा। तो फिर हम तुम्हें कोई पैसा नहीं दे सकते। चलो अभी दरवाजा खोलो और बाहर निकलो, मैनेजर ने कहा और सोफे पर से उठ गया। नहीं, मैं अपना पैसा लिए बिना नहीं जाऊंगा, लकी भी जिद पर अड़ गया। अरे बोला ना, बिना कार्ड वाले को पैसा नहीं मिलता है, और वैसे भी पैसा होगा तभी तो निकलेगा, मैनेजर ने उसके करीब आते हुए कहा। पैसा है तभी तो निकालने आया हूँ, लकी ने कहा। देख, फालतू की बहस मत कर सुबह सुबह और चुपचाप निकल जा, वरना मैं सिक्योरिटी को बुला लूंगा तो वो लोग मार मार कर बाहर निकालेंगे। लकी यह सुनकर घबरा गया था। मैनेजर के चेहरे का गुस्सा उसे साफ नजर आ रहा था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वो झूठ बोल रहा हो। भले ही उसके पास कार्ड नहीं था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वो अग्रवाल खानदान का लड़का नहीं था। जैसे जैसे मैनेजर उसकी ओर बढ़ता जा रहा था, लकी का डर भी बढ़ता जा रहा था। मैनेजर को लग रहा था कि वो कोई संकी था और वो उसे धक्के मारकर बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक घबराए हुए लकी के दिमाग में क्या आइडिया आया। फिंगरप्रिंट, उसने अपना अंगूठा कमरे में मौजूद उस मैनेजर के सामने उठाते हुए कहा। फिंगरप्रिंट, मैनेजर ने चौंकते हुए पूछा। आपने कहा ना आपको कार्ड चाहिए, पर मेरे पास कार्ड नहीं है, फिंगरप्रिंट है और मुझे मालूम है कि आपके यहाँ फिंगरप्रिंट से भी पैसा निकल जाता। ये कहते ही लकी ने एक राहत की सांस ली थी, लेकिन मैनेजर को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर लकी को फिंगरप्रिंट की जानकारी कैसे थी। तुम फिंगरप्रिंट यूज करना चाहते हो? मैनेजर ने लकी को घूरते हुए पूछा। लकी की शक्ल और उसका हुलिया मैनेजर के लिए उसकी बातों से मेल नहीं खा रहे थे। हाँ, लकी ने सीना चौड़ा करते हुए कहा। उसे इस तरह देख तो मैनेजर और भी कंफ्यूज हो गया था। मैनेजर ने सोचा कि उसे एक चांस देना चाहिए, इसलिए उसने लकी को फिंगरप्रिंट इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी थी। वो अपनी टेबल के पास गया और उसके दराज में फिंगरप्रिंट वाली मशीन ढूंढने लगा। 2-3 रोज में झांकने के बाद आखिरकार उसे वो मशीन मिल गई थी। चुपचाप यहाँ पर अंगूठा लगाओ, मैनेजर ने मशीन को आगे बढ़ाते हुए कहा। लकी ने अपनी फटी हुई पैंट के पिछले हिस्से अपना अंगूठा पोंछा और फिर उस मशीन पर लगा दिया। 2 सेकंड के बाद मशीन में से एक आवाज आने लगी। उसके अंदर एक लाल बत्ती जल रही थी और वो जोर जोर बीप कर रही थी। तुम्हारा फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर रहा है, मैनेजर ने लकी को ऐसे देखा जैसे वो कोई बड़ा अपराधी था। मैनेजर उसकी पैंट की ओर देखने लगा।
उसे लग रहा था कि लकी ने अपनी जेब में कोई हथियार छुपा रखा था और वो मैनेजर को बेवकूफ बना रहा था। इससे पहले कि लकी अपनी जेब से कोई बंदूक या बम निकालता, मैनेजर ने अपना फोन निकाला और पुलिस का नंबर लगाने लगा। लकी ने उसकी स्क्रीन पर देख लिया था कि वो 100 नंबर पर फोन लगा रहा था। लकी बुरी तरह से घबरा गया था। वो बहुत ही उत्साह और जोश में अंदर तक तो चला आया था, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि वो इतनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। छतरी किस्मत का पिटारा। लकी बैंक के अंदर दाखिल तो हो गया था, लेकिन जब मैनेजर ने उससे पैसे निकालने के लिए कार्ड मांगा तो उसके पास कार्ड नहीं था। उसकी फटेहाल हालत देखकर पहले ही मैनेजर को गुस्सा आ रहा था और उसमें लकी ने ये डिमांड रख दी कि वो फिंगरप्रिंट से पैसे निकालना चाहता था। लेकिन पानी तब सर से ऊपर निकल गया जब उसकी उंगली मैच ही नहीं हुई। मैनेजर ने फोन निकाला और पुलिस को फोन लगाने लगा। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? देखिए सर, मेरी बात सुनिए। मैं को क्रिमिनल नहीं हूँ। हो सकता है कि मैंने गलत उंगली लगा दी हो। बस आप मेरे को एक लास्ट बार फिंगरप्रिंट लगा लेने दीजिए, बस। लकी ने उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा। अगर यह उंगली भी नहीं लगी ना तो फिर यह मत कहना कि मैं अगली उंगली ट्राई करके देखता हूँ। बार बार ऐसा नहीं चलने वाला है। अगर यह वाली काम नहीं की तो मैं सीधा पुलिस को फोन कर दूंगा, मैनेजर ने लकी को धमकाते हुए कहा। उसने अपने एक हाथ में मशीन और दूसरे हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ था। उसकी स्क्रीन पर उसने पुलिस का नंबर खोल रखा था और उसका अंगूठा हरे बटन पर ही टिका हुआ था। इधर लकी ने फिर से अपने सीधे हाथ की उंगली को अपनी पेन से साफ किया और भगवान का नाम लेकर उसे उस मशीन पर लगा दिया। जैसे ही उसकी उंगली उस मशीन पर पड़ी, अब की बार फिर मशीन में से एक आवाज और वो चमककर हरी हो उठी थी। तभी मैनेजर के मोबाइल पर मैसेज आया। वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। खाता -1, नाम लक्ष्मण लाल अग्रवाल, खाता नंबर 01104। जैसे ही मैनेजर ने इस मैसेज को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। उस मशीन पर चमकती लाइट को देखते हुए लकी की आंखों में भी चमक आ गई थी। लकी उस हरी बत्ती को देखते ही झूम उठा था और फिर उसने मैनेजर को घूर कर देखा। उसके दिमाग में वो सारी बातें चल रही थी जो मैनेजर उसे अभी थोड़ी देर पहले सुना रहा था। इधर मैनेजर ने भी उसके आगे हाथ जोड़े और खिसियाकर हंसते हुए कहा, लक्ष्मण सर, प्लीज मुझे माफ कर देना। मैं इस ब्रांच में नया आया हूँ और इसलिए मुझे मालूम नहीं था कि आप कौन हो। मैं इस ब्रांच का कस्टमर मैनेजर शशिकांत वर्मा हूँ। प्लीज आगे भी मेरा ध्यान रखना सर। हाँ ठीक है। तुम बस मुझे ये बताओ कि मेरे खाते में कितने पैसे रखे हुए हैं। लकी ने कहा और वो अब सोफे पर बैठ गया। मैनेजर उसके सामने खड़ा हुआ था और उसके खाते की जानकारी अपने फोन पर ही निकाल रहा था। उसने अपने फोन पर इधर उधर कुछ उंगलियां चलाई और बोला, हो गया सर, आपके खाते में इस वक्त 90,80,70,650 रुपए रखे हुए हैं। शशिकांत के खुद के होश इतनी बड़ी रकम को देखने के बाद उड़ गए थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इस आदमी के खाते में इतना पैसा भी हो सकता था। लकी की शक्ल देखकर तो यही लग रहा था कि उसकी उम्र 20-22 साल से ज्यादा नहीं थी। ऐसे में अगर उसके खाते में इतना सारा पैसा रखा हुआ था तो यह वाकई बहुत बड़ी बात थी। शशिकांत अपने मन में यही सोच रहा था कि दुनिया के 99% लोग अपनी पूरी जिंदगी काम करने के बाद भी इतना पैसा नहीं कमा सकते थे जितना कि लकी के खाते में इतनी छोटी सी उम्र में रखा हुआ था। लेकिन लकी ने इधर जब उसके फोन में अपने खाते में पड़ी हुई जानकारी को देखा तो उसे कुछ अजीब लगा। उसे लग रहा था कि उसे तुरंत इतने पैसों के हिसाब से अब अपनी जिंदगी को ढालने की कोशिश करना शुरू कर देना चाहिए था, वरना उसके साथ वही सब होने वाला था जो कि आज बैंक में उसके साथ हुआ था। अरे सर, खाते में पैसे के अलावा और भी चीजें हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैनेजर ने फिर से अपने फोन पर उंगलियां फिराई और बोला, सर, एक तो आपके खाते से यहाँ एक फेरारी जुड़ी हुई दिखा रहा है। इसके अलावा आपके खाते में 2 किलो सोने की 100 ईंटें रखी हुई हैं, 5 किलो सोने की 20 ईंटें हैं, पिकासो की 3 असली पेंटिंग है, 20 हीरे है, 24 कैरेट के और भी बहुत कुछ है सर। मैनेजर ने हाँफते हुए और उसने अपना पसीना साफ करते हुए कहा। इतना सारा धन देखने के बाद शशिकांत की तो आंखें ही बाहर निकलने को हो आई थी। उसने कभी लकी जितना अमीर आदमी अपनी जिंदगी में कहीं नहीं देखा था। जितना पैसा और सोना और जायदाद उसके पास थी, उसका 10% भी इस ब्रांच में किसी और के पास नहीं था। ठीक है, चलो अब मुझे एक कार्ड दे दो, लकी ने अपने दोनों हाथों को अपने सिर के पीछे रखते हुए कहा।
मैं अभी आपके लिए एक नया कार्ड बनवा देता हूँ सर, बस मुझे 10 मिनट दीजिए सर, 10 मिनट, शशिकांत ने कहा और फिर लकी के सामने से निकल गया। जितनी देर में लकी ने अपने फोन में फिर से उस मैसेज को खोलकर देखा, उतनी ही देर में मैनेजर उसके लिए एक चमचमाता हुआ सुप्रीम कार्ड लेकर उसके सामने आ गया था। लेकिन उस कार्ड को देखने के बाद ना जाने क्यों मैनेजर को ऐसा लग रहा था कि यह कार्ड लकी की संपत्ति के आगे कुछ भी नहीं था। फिर भी मैनेजर इसमें कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वो जानता था कि उसके पास इस ब्रांच में इससे बड़ा और कोई कार्ड नहीं था, इसलिए फिलहाल तो वो लकी को यही दे सकता था। उसने उस कार्ड पर लकी का पूरा नाम लक्ष्मण लाल अग्रवाल गुदवा लिया था। लीजिए सर आपका कार्ड, पासवर्ड वगैरह सब आपको ईमेल पर मिल जाएगा, शशिकांत ने मुस्कुराते हुए कहा और वो लकी के सामने हाथ बांधकर खड़ा हो गया। इधर लकी ने उस कार्ड को उलट पलट कर देखा और फिर अपनी जगह से खड़ा होकर वो बाहर निकलने लगा। शशिकांत का मन तो यही कर रहा था कि वो उसे दरवाजे तक छोड़ने जाए, लेकिन उसकी ड्यूटी इसी ऑफिस में थी और वो किसी को बाहर छोड़ने नहीं जा सकता था। फिर भी वो लकी के लिए दरवाजा खोलने के लिए आगे आ गया था। इधर यास्मीन अपने केबिन में अपना सिर पकड़े हुए बैठी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अंदर चल क्या रहा था। एक पल को तो उसे लगा कि लकी पागल नहीं बल्कि बदमाश था और उसने शशिकांत को बंदी बना लिया था। लेकिन जब वो लकी के लिए कार्ड लाने के लिए अपने दफ्तर से बाहर आया तो यास्मीन को लगा कि कुछ गड़बड़ नहीं हुई थी। फिर यह इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं, उसने अपने आप से पूछा। शशिकांत को सुरक्षित देख बैंक के बाकी लोग भी दरवाजे पर से पीछे हट गए थे। वैसे भी उसे देखते ही सब लोग अपनी अपनी जगह पर वापस दौड़े चले जाते थे। शशिकांत का खौफ ही ऐसा था कि उसकी आंखों की झलक भर से खड़ा कर्मचारी जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाता था। लेकिन एक बार शशिकांत के बाहर आने के बाद वो दोबारा बाहर नहीं आया था और न ही लकी कमरे से बाहर आया था। इधर यास्मीन परेशान हुए जा रही थी। वो जानती थी कि अगर कुछ भी गड़बड़ होती तो सबसे पहले उसकी नौकरी जाने वाली थी। उसने बड़ी मुश्किल से और मेहनत करके इस नौकरी को हासिल किया था और वो किसी पागल की वजह से इसे अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। जैसे ही परेशान यास्मीन ने अपनी नजर उठाकर फिर से उस कमरे की ओर देखा तो पाया कि लकी बहुत ही आराम से उस कमरे से बाहर निकलकर दरवाजे की ओर बढ़ता चला जा रहा था। आए, रुको, तुम इस तरह से नहीं जा सकते, यास्मीन जोर से चिल्लाए और भागते हुए लकी के पास चली गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जबरदस्ती हमारे वीआईपी रूम में घुसे चले आने की, यास्मीन ने पूछा। उसका मन तो यही कर रहा था कि वो अभी लकी का गिरेबान पकड़कर उसे झकझोर दे, लेकिन उसने अपने आप को रोक रखा था। मैंने पहले भी तो कहा था, मैं यहाँ सिर्फ अपना पैसा लेने के लिए आया था, लकी ने कहा और मुस्कुराने लगा। यास्मीन ने देखा कि उसके हाथ में एक सुप्रीम कार्ड था और वो उसकी उंगलियों के बीच चमक रहा था। यास्मीन के दिमाग में आया कि लकी ने ये कार्ड अंदर से चुरा लिया था और इससे पहले कि वो यहाँ से चोरी करके भागता, यास्मीन जोर से चिल्लाए, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। उसकी आवाज को सुनते ही दो बंदूक वाले गार्ड भागे भागे यास्मीन के पास आए। ये चोरी करके भाग रहा था, पकड़ो इसे। लकी ने जब यास्मीन के मुंह से यह बात सुनी तो उसके कान खड़े हो गए। इससे पहले कि वो वहां से अपनी जान बचाकर भाग पाता, सिक्योरिटी वालों ने उसे धर दबोच लिया था और उसकी जेब टटोलने लगे थे। इधर यास्मीन ने देखा कि उस सुप्रीम कार्ड पर उसने अपना नाम भी गुदवा लिया था। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने शशिकांत सर को डराकर इस पर अपना नाम भी लिखवा लिया। इसकी जेब चेक करो, यास्मीन ने कहा। दोनों में से एक गार्ड लकी की जेब टटोलने लगा था। लकी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़की उसे समझ क्या रही थी। अगर उसे इसके खाते या इसकी संपत्ति या सिर्फ इसके परिवार के बारे में भी पता चल जाता तो भी यास्मीन उसके पैरों में गिर जाती। इससे पहले कि लकी अपनी सफाई में खुद कुछ कह पाता कि गार्ड बोला, मैडम, इसकी जेब में तो कुछ नहीं है, लेकिन इसकी एक जेब फटी हुई है। तभी उसकी बात को सुनकर दूसरे सिपाही ने कहा, मैडम, हो सकता है कि यह इसी जेब में चाकू रखकर लाया हो और निकालते वक्त उसी चाकू से उसकी जेब फट गई हो। अरे पागल हो क्या, ये सब क्या बोल रहे हो? शिशिका, इससे पहले कि लकी कुछ कह पाता, एक गार्ड ने उसके दोनों हाथों को मरोड़ दिया था। इधर यास्मीन अपने मन में सोच रही थी कि अगर वो चाकू लाया था तो फिर वो चला कहाँ गया था। बाप रे, अचानक से यास्मीन की आंखें बड़ी सी हो गई। उसे लगा कि लकी ने उस चाकू से शशिकांत का खून कर दिया था। यास्मीन ने तुरंत अपना फोन निकाला और पुलिस को फोन मिलाते हुए कहा, हेलो पुलिस स्टेशन, मैं न्यू सिटी बैंक से बोल रही हूँ।
हमारे बैंक में एक सन की चोर घुस आया है और उसने हमारे कस्टमर मैनेजर का खून कर दिया है। आप प्लीज जल्दी आ जाए। यास्मिन ने इधर इतना कहा और फोन रख दिया। तब तक दोनों गार्ड ने लकी को नीचे घुटनों के बल बैठा दिया था और उसके सिर पर बंदूक रख दी थी। जैसे ही बाकी के लोगों ने भी अपनी आंखों के सामने यह मंजर देखा तो वो सब लोग भी लकी के आसपास घेरा बनाकर खड़े हो गए थे। अंदर बैठे मैनेजर ने जब इस हलचल को देखा तो वो भी अपना सारा सिस्टम बंद करके बाहर आ गया। अरे क्या हो रहा है ये सब, उसने जोर से आवाज देते हुए पूछा। जैसे ही सब लोगों ने उसकी आवाज सुनी तो वो चौंक गए और शशिकांत वर्मा की ओर देखने लगे। देखने वालों में यास्मिन भी शामिल थी और उसने देखा कि उसका मैनेजर तो जिंदा और सही सलामत उसकी आंखों के सामने खड़ा था। सर, आप जिंदा हैं, यास्मिन ने खुशी और आश्चर्य भरे भाव के साथ शशिकांत की ओर देखते हुए कहा। लेकिन अगले ही पल में उसकी खुशी की जगह डैक ने ले ली थी। उसे एहसास हो रहा था कि आखिर उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। यास्मिन ने अपनी ही जुबान काट ली थी और उसके जले पर नमक छिड़का शशिकांत ने। उसने कहा, मैं क्यों इतना जल्दी मरने लगा, और तुमने ये सब क्या तमाशा लगा रखा है, उसने कहा और फिर उस भीड़ की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वो आगे आया, उसने देखा कि उन लोगों ने लकी को गन पॉइंट पर बैठा रखा है। अरे ये किसने किया है? शशिकांत तुरंत लकी की ओर दौड़ा और उसने उसके पास खड़े दोनों गार्ड को हटा दिया। फिर उसने लकी को उठाने के लिए अपना हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया और बोला, सर, आई एम रियली सॉरी सर, इस बेवकूफी के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। शशिकांत उसके पैरों में ही गिरने को हो गया था। लकी उसका हाथ पकड़कर खड़ा हुआ और फिर यास्मिन की ओर घूरने लगा। आप पूछ रहे थे ना कि यह किसने किया? इसने किया, और इसने सिर्फ इतना ही नहीं किया बल्कि इसने पुलिस को भी बुला लिया। इसे लग रहा था कि मैं कोई क्रिमिनल हूँ जिसने आपका खून कर दिया है और आपसे ये कार चुराकर भाग रहा है। लकी ने यास्मिन की ओर उंगली दिखाते हुए कहा। अचानक ही सब लोग थोड़ा सा पीछे हटकर यास्मिन को देखने लगे थे। यास्मिन घबराई हुई सी कभी फर्श को तो कभी छत को देखे जा रही थी। यास्मिन, शशिकांत ने उसे घूरते हुए कहा। उसकी आंखों में छुपे गुस्से को यास्मिन बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसकी ना तो लकी से और ना ही शशिकांत से नजर मिलाने की हिम्मत हो रही थी। फिर भी वो जानती थी कि उसका चुप रहना इस वक्त उसी के लिए बहुत खतरनाक हो सकता था, इसलिए उसने कहा, सर, मुझे लगा कि यह जबरदस्ती अंदर घुस आया है और इसने आपके ऊपर हमला करके आपसे जबरदस्ती यह कार्ड बनवा लिया और फिर आपको मार दिया सर, यास्मिन ने कहा। उसकी डरी सहमी सी आंखों में अब आंसू भी आ गए थे। मैनेजर ने जब उसकी यह बात सुनी तो उसने अपना सिर पकड़ लिया। यास्मिन जैसी समझदार लड़की इतनी बड़ी भूल कैसे कर सकती थी? उसने लकी को पहचाना ही नहीं था। खैर, मैनेजर को लगा कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। जब वो खुद लकी को नहीं पहचान पाया था तो फिर यास्मिन कैसे पहचान पाती? इसलिए उसने सोचा कि सबके सामने उसे कुछ कहने से अच्छा था कि वो यास्मिन को एक कोने में ले जाकर लकी की सच्चाई बताए। शशिकांत ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अपने साथ के खंभे के पास ले गया और बोला, तुम्हें मालूम है ये कौन है? अरे ये लक्ष्मण लाल अग्रवाल है, अग्रवाल खानदान का वारिस। तुम्हें पता है ना कि अग्रवाल खानदान का खाता हमारे बैंक की जितनी भी शाखाएं हैं उसका सबसे बड़ा खाता है। यास्मिन ने जैसे ही यह नाम सुना, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। वो जानती थी कि आज न्यू सिटी बैंक अगर इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा था तो उसके पीछे अग्रवाल खानदान का सबसे बड़ा हाथ था। इस बात का जिक्र उससे तब भी किया गया था जब उसने नौकरी ज्वाइन की थी। तुम्हें पता है इस लड़के के नाम पर कितनी प्रॉपर्टी है? यह अपने दम पर इस पूरे एरिया को खरीद सकता है, शशिकांत ने उसके कानों में फुसफुसाते हुए कहा। यास्मिन जैसे जैसे लकी को देखे जा रही थी, वो बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरे जा रही थी। लकी कभी उन दोनों को देख रहा था तो कभी अपने आसपास खड़े लोगों को देख रहा था। अब सबसे पहले तो पुलिस को फोन करो और उनसे कहो कि हमसे गलती हो गई थी, और उसके बाद जाकर तुम उनसे भी माफी मांगो। अगर उसने तुम्हें माफ कर दिया तो तुम्हारी किस्मत, वरना समझ लेना कि तुम्हारी नौकरी तो गई, शशिकांत ने कहा और दौड़कर लकी के पास जाकर खड़ा हो गया। इधर यास्मिन अभी भी वहीं की वहीं खड़ी थी। अभी जो शशिकांत उसे बताकर गया था वो यास्मीन पचा ही नहीं पा रही थी। उसे लग रहा था कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। बैंक उस छोटी सी मैनेजर के चक्कर में अपने सबसे बड़े कस्टमर को छोड़ने वाला नहीं था।
अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है, यास्मिन ने अपने आप से कहा और फिर अपनी जेब से फोन निकालकर पुलिस थाने में फोन लगाया। जैसे ही यास्मिन ने पुलिस वालों से यह कहा कि उससे गलती हो गई और जिसे वो बदमाश समझ रही थी असल में वो बदमाश नहीं बल्कि शहर के सबसे बड़े रईस का बेटा था, तो उधर से आवाज आई, मैडम सॉरी, लेकिन अब तो गाड़ी निकल गई है, वहां पहुंचती ही होगी, अब आपको जो भी कहना है इंस्पेक्टर साहब से कह देना। और उस पुलिस वाले ने फोन काट दिया। मर गए, यास्मिन ने अपने आप से कहा। उसके हाथ थर थर कांपने लगे थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। अब उसके पास लकी से माफी मांगने के अलावा और कोई चारा नहीं था। लेकिन अगर इसने मुझे माफ नहीं किया और उल्टा मेरे ऊपर डेफमेशन का चार्ज लगा दिया तो, यास्मिन ने अपने आप से कहा और वो और भी ज्यादा घबरा गई। उसने देखा कि लकी उसे घूरकर देख रहा था। शशिकांत वर्मा कोशिश कर रहा था कि वो लकी को शांत करवाने के लिए पानी पिला दे या फिर उसे बैठा दे, लेकिन लकी वहां से हिलने का नाम तक नहीं ले रहा था। यास्मिन उसके पास पहुंच गई थी। वैसे तो वो जानती थी कि उसके माफी मांगने से उसकी किस्मत बदलने वाली तो नहीं थी, फिर भी उसने एक बार कोशिश करनी चाहिए और लकी से कहा, सर, मैं आपको गलत समझ रही थी, एक्चुअली आपके। यास्मिन ने उसके कपड़ों को देखा और एक सांस लेते हुए आगे बोली, सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरा इंटेंशन